इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के कुछ मुख्य मुद्दे दिनांक 1 नवंबर 2023। विश्लेषक शूद्र शिव शंकर सिंह यादव, रिटायर इंजीनियर, MTNL मुंबई। आजकल इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध सभी मापदंडों को दरकिनार करते हुए इंसानियत और मानवता के लिए क्रूर मजाक बनते जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी लाचार होकर तमाशबीन बना हुआ है। तानाशाह ताकतवर इजराइल का अपने बचाव में कहना है कि फिलिस्तीन समर्थक आतंकवादी हमास ने पहले आक्रमण किया और कुछ हमारे नागरिकों को बंधक बना लिया है, इसलिए हमें बदले में युद्ध करने को मजबूर किया है। निर्दोष नागरिकों पर बमबारी करने पर जब सवाल पूछे गए तो इजराइल के प्रधानमंत्री का यहां तक कहना है कि फिलिस्तीन का कोई भी नागरिक निर्दोष नहीं है। 1 अक्टूबर 1948 जिस दिन से इजराइल राष्ट्र बना है, तभी से समस्या हल होने के बजाय और विवाद बढ़ता चला आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मनोदशा से लग रहा है कि वे इस विवाद को सदा के लिए युद्ध से ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसी सोच रखने और किसी दूसरे विकल्प पर तैयार न होने से कहीं तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं। विवाद क्या है, थोड़ा प्रकाश डालना उचित होगा। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म। करीब 4000 साल पहले सबसे पुराने यहूदी धर्म के पैगंबर ईश्वरीय संदेशवाहक हजरत मूसा हुआ करते थे। दूसरे पैगंबर ईसा, जिन्होंने ईसाई धर्म चलाया। यहूदी धर्म में थोड़ा सुधार करते हुए मोहम्मद पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। यहाँ से यहूदी और इस्लाम धर्म में आपसी असहमति और धार्मिक टकराव का आरंभ शुरू हुआ। तीनों के लिए यरूशलेम क्यों महत्वपूर्ण है? यहूदियों के लिए इसका महत्व सबसे पहले आज का इस्राइल और फिलिस्तीन जहां बसा है, वहीं पर यहूदी लोग भी पहले रहते थे। यहीं पर यहूदियों का पवित्र मंदिर स्थित है। यहीं पर अब पश्चिमी दीवार बची है, जो वॉल ऑफ द माउंट का हिस्सा है, जहां यहूदी समुदाय द्वारा होली ऑफ द होलीज की आराधना की जाती है। ईसाइयों के लिए इसका महत्व यह वही स्थान है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर तीसरे दिन, ईस्टर के दिन, अवतरित हुए थे। ईसा मसीह का मकबरा भी यही सेपल्कर के भीतर मौजूद है। मुसलमानों के लिए इसका महत्व यहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र मुसलमानों का ही है। यह वही स्थान है जहाँ मोहम्मद पैगंबर ने जन्नत की यात्रा शुरू की थी। यहीं पर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल अक्सा स्थित है। इस स्थान को मुस्लिम समाज हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान मानते हैं। मक्का मदीना के बाद मुस्लिम समाज के लिए सबसे बड़ा तीसरा पवित्र स्थान है। यहूदियों के बुरे दिन कैसे शुरू हुए? यहूदी धर्म में मोहम्मद पैगंबर द्वारा थोड़ा मानवीय सुधार करने के कारण मुस्लिम धर्म का विस्तार बहुत तेजी से होने लगा। इसके कारण यहूदियों का आज के इस्राइल और फिलिस्तीन भूभाग से धीरे धीरे पलायन शुरू हो गया। बहुत थोड़ी संख्या में यहूदी यहाँ अपनी मातृभूमि में बचे रह गए। जहाँ शरण और काम धंधा मिला वहीं बसते चले गए। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के विभिन्न शहरों में इन्होंने अपना आशियाना बना लिया था। जब मुस्लिमों की ताकत कुछ कमजोर होने लगी और अंग्रेजी हुकूमत की ताकत बढ़ने लगी, उस समय काल तक जब यहूदियों की कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकत मजबूत होने लगी, तब इन्होंने सन 1897 में अपने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से अपना पहला यहूदी कांग्रेस अधिवेशन स्विट्जरलैंड के बेसेल में किया। इन्होंने अपने धार्मिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक सेपरेट राष्ट्र की स्थापना के लिए पॉलिटिकल डिमांड भी करने लग गए थे और चाहते थे कि हम लोग फिर अपने पवित्र होमलैंड फिलिस्तीन एरिया में ही अपना एक अलग राष्ट्र बनाए। फिलिस्तीनी और आज के इजराइल के आसपास ओटोमन साम्राज्य का शासन था और इसके आसपास कुछ पर अंग्रेजी हुकूमत का राज था। कुछ आर्थिक रूप से संपन्न यहूदी यही आकर जमीन खरीदने और बसने लगे। यहूदी संगठन ने इसको प्रोत्साहित भी दिया। रसिया विद्रोह के बाद वहां से बहुत से यहूदी यहां आकर बसने लगे। उन्हें एहसास होने लगा था कि यूरोप में भी यहूदी सुरक्षित नहीं है। इनकी संख्या बढ़ते देख ओटोमन साम्राज्य पर फिलिस्तीनियों और अरबियों का दबाव बढ़ने लगा। ओटोमन साम्राज्य ने जमीन विदेशियों को बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। यहूदी और फिलिस्तीनी में छिटपुट टकराव फिर होने लगे। अरब, फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच टकराव बढ़ते गए और यहूदियों की संख्या करीब 60,000 के ऊपर पहुंच गई। ब्रिटिश साम्राज्य मूकदर्शक बनते हुए कुछ भी समाधान नहीं निकाल रहा था। नतीजा ये हुआ कि ओटोमन साम्राज्य ब्रिटेन के खिलाफ जाकर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया। हार का सामना करते हुए ओटोमन साम्राज्य अब ब्रिटिश हुकूमत के अंदर आ गया। यहूदियों के अच्छे दिन आने लगे। 1917 में ब्रिटिश बाल्फोर ने फिलिस्तीनी जमीन पर यहूदियों के लिए सेपरेट नेशनल होम को प्रस्तावित कर दिया।
यहूदी खुशी जाहिर करते हुए यहाँ ज्यादा संख्या में बसने लगे। इससे अरब और फिलिस्तीनियों में और असंतोष व्याप्त हो गया। इसके बाद कभी भी बराबर शांति नहीं बनी। छिटपुट दंगे फसाद दोनों समुदायों में होते रहे। ब्रिटिश की सभी कोशिशें बेकार होती चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 1936 से 1939 तक फिलिस्तीनी यहूदियों के खिलाफ अरबियों ने विद्रोह कर दिया। नतीजा यह निकला कि ब्रिटिश हुकूमत ने कुछ यहूदियों पर भी दबाव और प्रतिबंध बनाया। द्वितीय विश्व युद्ध। अरब विद्रोह के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीनी, अरब और जर्मनी के नाजी हुकूमत में एक समझौता हो गया। मई 1941 में अरब लीडर अमीन अल हुसैनी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होली वार का फतवा जारी कर दिया और जर्मनी के नाजी से कुछ मुद्दों पर समझौता भी कर लिया। युद्ध में जर्मनी ने फिलिस्तीनी के यहूदियों पर भी आक्रमण कर दिया। इस युद्ध के बाद फिलिस्तीनी और ब्रिटिश हुकूमत के बीच रिश्ते और खराब हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी ने लाखों यहूदियों का कत्लेआम कर दिया। यहूदी अब यूरोप को अपने लिए असुरक्षित महसूस करने लगे। हजारों लाखों यहूदी जमीनी या समुद्र के रास्ते पलायन करते हुए फिलिस्तीन की तरफ बढ़ने लगे। समुद्र के रास्ते आते हुए बहुत बड़ी संख्या में ब्रिटिश हुकूमत ने यहूदियों को पकड़कर साइप्रस के कैंपस जेलों में डाल दिया। यहूदी भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नाराज होकर बगावत कर दिए। नाराज यहूदियों ने 1945-46 के बीच जेरूसलम में ब्रिटिश हुकूमत के हेडक्वार्टर पर और किंग डेविड होटल पर बमबारी कर दी। छुपे तरीके से करीब 70,000 यहूदी 1946-47 में फिलिस्तीनी एरिया में लाए गए। इस एरिया में और तनाव बढ़ता गया और विश्व भर के यहूदी संगठनों के समर्थन से यहूदी और मजबूत होते गए। 1947 पार्टीशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और ब्रिटिश मैंडेट के अनुसार नई बनाई गई यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने फिलिस्तीनी समस्या को सुलझाने के लिए एक भारत सहित 11 देशों की यूनाइटेड नेशन स्पेशल कमेटी का गठन किया। 3 सितंबर को मेजॉरिटी से कमेटी ने जनरल असेंबली को अपना सुझाव प्रेषित किया। एक स्वतंत्र अरब स्टेट प्रस्तावित करीब 11,000 वर्ग किलोमीटर एरिया, जिसमें कुछ माइनॉरिटी यहूदी समाज भी वहां रह सकता है। 2 जेविस या यहूदी स्टेटस प्रस्तावित करीब 15,000 वर्ग किलोमीटर एरिया, जिसमें कुछ माइनॉरिटी अरबी समाज भी वहां रह सकता है। 3 विवादित जेरूसलम और बेथलेहेम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अधीन रहेगा। इस विभाजन से दोनों पक्ष असहमति जताए। यहूदियों को जेरूसलम से अलग रखना पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि जेरूसलम में बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं, उनके साथ भविष्य में न्याय नहीं होगा। लेकिन अरब में रहने वाले माइनॉरिटी यहूदियों ने इस विभाजन का स्वागत किया। अरबियों का कहना और विरोध जताना कि पॉपुलेशन के अनुसार उन्हें जमीन कम दी गई। उनका ये भी सवाल था कि इस विभाजन से माइनॉरिटी अरबी यहूदियों के बीच में ट्रैप हो जाएंगे, भविष्य में उनके लिए मुश्किल होगा। यही नहीं, अरब लीग पॉलिसी के अनुसार यहूदियों को यहाँ अरब लैंड में सेपरेट राज्य देना मंजूर नहीं है। इस असहमति और विरोध के बावजूद भी 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने रिजोल्यूशन के पक्ष में करीब 39 और विपक्ष में 13 देश, इस तरह बहुमत से रिजोल्यूशन पास हो गया। यहूदी विभाजन को स्वीकार कर लिए, लेकिन अरब देशों ने रिजेक्ट कर दिया। अरबी देश इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस रिजोल्यूशन के खिलाफ अपील की, लेकिन वहां भी वे हार गए। अक्टूबर 1, 1948 दिन तय कर दिया गया। इस बीच ब्रिटिश फोर्स वहां से हट जाएगी, तीनों स्टेट को मान्यता मिल जाएगी। रिजोल्यूशन पास होते ही फिर से अरबियों और यहूदियों में छिटपुट जंग छिड़ गई। इस छिटपुट जंग में करीब दोनों तरह से मार्च अंत तक 2000 लोग मारे गए और करीब 4000 लोग घायल हुए। इसी अशांति के बीच ब्रिटिश मैंडेट खत्म होने के एक दिन पहले 14 मई 1948 को डेविस बेन गुरियन ने पब्लिकली स्टेट ऑफ इजराइल की घोषणा कर दी। रिजोल्यूशन में ये भी कहा कि वहां के सभी माइनॉरिटी नागरिकों की जान माल की सुरक्षा, उनकी धार्मिक आस्था, मान्यता, मूलभूत सुविधाएं और अधिकार इजराइल सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। 1948-49 में अरब और इजराइल के बीच जंग। फिलिस्तीन से ब्रिटिश मैंडेट हटते और इजराइल स्टेट बनते ही अरब के इन 4 देशों जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और इराक ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इसमें अरबियों की हार हुई और जो जगह उनको मिली थी उसमें से भी कुछ गंवानी पड़ी। पूर्वी जेरूसलम को भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी हो गए। ये चारों हारे हुए देश 1949 में इजराइल के साथ आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किए। इजराइल ने अपना हिस्सा ले लिया। गाजा पट्टी इजिप्ट के अधीन, वेस्ट बैंक जॉर्डन के अधीन और साथ ही जॉर्डन को पूर्वी जेरूसलम और पश्चिमी जेरूसलम इजराइल के अधीनस्थ दिया गया।
शरणार्थी, रिफ्यूजी, इस लड़ाई से करीब 7 और 7.5 लाख के करीब इजराइल से जान बचाकर भागे या खदेड़े गए फिलिस्तीनी अरब शरणार्थी के रूप में भटकने को मजबूर हो गए, जिन्हें पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी कहा जाता है। कुछ शरणार्थी इजराइल की शर्तों पर इजराइल वापस गए, कुछ अरब देशों में, लेकिन कुछ शरणार्थी कैंपों में रहने को मजबूर हो गए। इसी तरह अरब देशों से भी करीब 6 लाख के आसपास यहूदी अपना घर बार छोड़कर भागे या भगाए गए। शरणार्थी यहूदी अपने इजराइल में धीरे धीरे बसते चले गए, लेकिन फिलिस्तीनियों का भविष्य आधर में लटक गया। यहाँ के लिए बराबर कहा जाता है कि जिन्होंने शरण दिया वही शरणार्थी बन गए। इजराइल देश को मान्यता मिलने के बाद इस क्षेत्र में कभी भी आज तक शांति स्थापित नहीं हो सकी। बहुत ही उतार चढ़ाव आए। PLO के आसीन अराफात का भी समझौता सफल नहीं हुआ। त्रस्त होकर कुछ लोग आतंक का भी रास्ता अपनाया। हमास संगठन की उत्पत्ति इसी अशांति का परिणाम है। इसके बाद की घटनाएं इतनी विकट और इतनी ज्यादा है कि उसे यहाँ वर्णन करना पॉसिबल नहीं है। परिणाम आज का फिलिस्तीनी और इजराइल युद्ध आपके सामने है। एक सवाल बार बार उठता है कि इजराइल के यहूदी अपने अपमान और त्रासदी का बदला हिटलर के जर्मनी से क्यों नहीं लेता है। संक्षेप में कुछ जानकारी लेने और फिर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कुछ त्रुटियां भी हो सकती है, माफी चाहता हूं और सुझाव का स्वागत भी। धन्यवाद।